मोदी सर ने मानहानि केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद है, तो वहीं इस मामले में शिकायतकर्ता बीजेपी विधायक पुर्णेश मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दाखिल कर दी है। शीर्ष अदालत से क्या की पुर्णेश मोदी ने मांग, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। मोदी सर ने मानहानि विवाद में 2 साल की सजा के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी सांसदी गंवा चुके हैं। गुजरात हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करनी है, लेकिन राहुल गांधी की अपील से पहले इस मामले में शिकायतकर्ता गुजरात बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री पुर्णेश मोदी ने कैविएट दाखिल कर दी है। कैविएट का मोटे तौर मतलब अलर्ट और सावधान करना है। कई बार ऐसा होता है कि मुकदमे में अगर दूसरा पक्ष हाजिर नहीं होता है तो कोर्ट एक पक्षीय फैसला सुना देती है। कैविएट स्थिति को निपटने के लिए एक व्यवस्था है। आमतौर पर ऊपरी कोर्ट में अपील पर संबंधित पक्षों को नोटिस दी जाती है। कई बार कोर्ट अपील पर बिना समन के भी स्टे देती है। ताजा मामले में पुर्णेश मोदी चाहते हैं कि राहुल गांधी की अपील पर फैसला लिए जाने से पहले उनका पक्ष भी लिया जाए, इसलिए उन्होंने कैविएट लगाई है। पुर्णेश मोदी ने अपनी कैविएट में शीर्ष अदालत से मांग की है कि राहुल गांधी की अपील पर कोई फैसला लेने से पहले उनका पक्ष भी सुना जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल विस्तार और विभागों के बंटवारे की मुश्किलों को लेकर उप मुख्यमंत्री अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल की दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अमित शाह से चर्चा हुई। इस मीटिंग में मंत्रिमंडल विस्तार का कौन सा फॉर्मूला हुआ तय, क्या होगी शिंदे और बीजेपी के मंत्रियों की निर्धारित संख्या, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। महाराष्ट्र की सियासत में पिछले सप्ताह से चल रही कैबिनेट विस्तार और मंत्रियों को विभागों के आवंटन की दिक्कत आखिरकार सुलझ गई है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार और एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ तकरीबन 1 घंटे तक चर्चा की। कहा जा रहा है कि इस बैठक में दोनों मुद्दों यानी कैबिनेट विस्तार और विभागों के बंटवारे का हल निकल गया है। 4-4-2 फॉर्मूले के मुताबिक बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट को 4-4 मंत्री पद मिलेंगे, जबकि एनसीपी को 2 मंत्री पद मिलेंगे। यानी आगामी मंत्रिमंडल विस्तार में कुल 10 मंत्री शपथ लेंगे। नए फॉर्मूले के मुताबिक बीजेपी और शिंदे गुट को 4-4 मंत्री मिलेंगे। इन दोनों दलों के कैबिनेट में पहले से ही 10-10 मंत्री हैं। इस लिहाज से दोनों पार्टियों के मंत्रियों की संख्या 14-14 होगी। वहीं एनसीपी के कैबिनेट में 9 मंत्री हैं। उन्हें 2 मंत्री पद मिलने से यह संख्या बढ़कर 11 हो जाएगी। अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल ने अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात के दौरान मंत्रिमंडल विस्तार, विभागों के बंटवारे समेत अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की। इस बार नए विस्तार का फॉर्मूला 4-4-2 तय किया गया है। इसके अलावा तीनों नेताओं के बीच राज्य के सियासी हालात पर चर्चा हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। 1978 में यमुना का जलस्तर 207.49 मीटर पहुंचा था। तब आधी राजधानी पानी में डूब गई थी। आलम यह था कि लाखों लोग बेघर हो गए थे और सेना का मोर्चा संभालना पड़ा था। बुधवार शाम 6 बजे पुराने रेलवे ब्रिज पर पानी 207.81 मीटर दर्ज हुआ। 100 साल के इतिहास में ये पहली बार है जब यमुना का जलस्तर इतना पहुंचा है। देखते हैं खास रिपोर्ट। 6 सितंबर 1978 राजधानी दिल्ली के पोश इलाकों में अचानक बाढ़ का पानी घुसने लगा। लोग घबराए और अपने अपने घरों की तरफ दौड़े। एक तरफ खौफ का मंजर था। देखते ही देखते पानी कई फीट तक बढ़ गया और शहर के तमाम इलाकों के लोग अपने अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने को मजबूर हुए। ये वो समय था जब राष्ट्रीय राजधानी में 100 वर्षों बाद इतनी भयंकर बाढ़ आई थी। यह पहली बार नहीं था कि शहर में बाढ़ आई हो, लेकिन यह दिल्ली में आई अब तक की सबसे भीषण बाढ़ थी। उस समय नदी पुराना पुल पर खतरे के निशान से 2.66 मीटर ऊपर बह रही थी। स्तर 207.49 मीटर के निशान को छू गया था। 1900 के बाद दिल्ली में कई बड़ी बाढ़ आई। 1924, 1947, 1976, 1978,
1988, 1995, 2010, 2013 में दिल्ली के तमाम इलाकों में बाढ़ का पानी भर गया। अब 2023 में पहली बार है जब यमुना में जल स्तर ने 1978 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब 45 वर्ष का पुराना रिकॉर्ड तोड़कर यमुना का जल स्तर बुधवार शाम को 6 बजे 207.81 मीटर तक पहुंच गया। दिल्ली में अब तक 16,500 लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। हाथीनी कुंड बराज से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण दिल्ली में यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है, जिसके चलते दिल्ली पर भीषण बाढ़ का खतरा भी मंडरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। रूस में पुतिन के सहयोगी और क्रेमलिन की सुरक्षा परिषद के उपसचिव दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर है। उन्होंने कहा कि नाटो शिखर सम्मेलन करके और यूक्रेन को मदद देकर रूस के लक्ष्यों को नहीं रोका जा सकता। इससे पहले उन्होंने परमाणु युद्ध की वार्निंग दी थी। क्या अब दुनिया में बड़ा तीसरे विश्व युद्ध का खतरा? देखते हैं खास रिपोर्ट अंदर की बात में। देश में टमाटर की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच सूरत में सामने आई चोरी की घटना को पुलिस ने सुलझाने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने सूरत की कापोद्रा बाजार से टमाटर चोरी करने वाले शख्स को सीसीटीवी की मदद से गिरफ्तार किया है। इसमें सामने आया है कि टमाटर की चोरी करने के बाद शख्स ने इन्हें काफी कम कीमत पर बेच दिया था। यह पूरा मामला काफी वायरल हो गया था। सूरत पुलिस ने कापोद्रा सब्जी बाजार टमाटर चोरी के आरोप में घनश्याम देवी पूजक नाम के व्यक्ति को अरेस्ट किया है। पुलिस के दावे के अनुसार शख्स 6 महीने पहले सूरत में काम धंधे के लिए आया था और रोजी रोटी की तलाश में भटक रहा था। इसी बीच उसने कापोद्रा सब्जी बाजार से 150 किलो टमाटर चोरी किए, लेकिन यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इन टमाटरों की कुल कीमत 17,000 रुपए थी। पुलिस के अनुसार घनश्याम ने चोरी की घटना कबूली है। उसने बताया कि वह काफी समय से बेरोजगार था, इसलिए उसने टमाटर चोरी किए थे और फिर टमाटर को 40 रुपए किलो के हिसाब से बेच दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन विनियस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बड़ी भूल कर बैठे जब उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति को व्लादिमीर पुतिन कह दिया। क्या सोशल मीडिया पर मजाक के पात्र बने बाइडेन? देखते हैं खास रिपोर्ट। रूस में पुतिन के सहयोगी और क्रेमलिन की सुरक्षा परिषद के उपसचिव दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर है। उन्होंने कहा कि नाटो शिखर सम्मेलन करके और यूक्रेन को मदद देकर रूस के लक्ष्यों को नहीं रोका जा सकता। इससे पहले उन्होंने परमाणु युद्ध की वार्निंग दी थी। क्या अब दुनिया में बड़ा तीसरे विश्व युद्ध का खतरा? देखते हैं खास रिपोर्ट। नाटो शिखर सम्मेलन में यूक्रेन के लिए एक सुरक्षा पैकेज पर हस्ताक्षर किए गए। इसे देखते हुए पुतिन के सहयोगी दिमित्री मेदवेदेव ने वार्निंग दी कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के करीब बढ़ रही है। लिथुआनिया में नाटो शिखर सम्मेलन के खत्म होने के पहले दिन मेदवेदेव ने टेलीग्राम पर कहा, पूरी तरह से पागल पश्चिम और भी कुछ नहीं सोच सका। यह एक डेड एंड है। तीसरा विश्व युद्ध करीब है। इस दौरान लगातार बढ़ रहे युद्ध के बीच मेदवेदेव ने बार बार न्यूक्लियर वॉर की धमकी दी। हफ्ते भर पहले उन्होंने चेतावनी दी थी कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर खड़ी है और परमाणु युद्ध का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके लिए पश्चिम के देश दोषी है। वही पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने मेदवेदेव की धमकियों को दोगुना किया है। इस बात पर उन्होंने जोर देते हुए कहा कि यूक्रेन को मदद देने के बेहद नकारात्मक परिणाम होंगे। यूक्रेन को मदद देना रूस की सुरक्षा के खिलाफ माना जाएगा। G7 नेताओं ने एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। इसमें उन्होंने कहा, हम यूक्रेन के साथ खड़े रहेंगे क्योंकि वह रूसी आक्रामकता के खिलाफ जब तक जरूरत हो खुद का बचाव करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन विनियस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बड़ी भूल कर बैठे जब उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति को व्लादिमीर पुतिन कह दिया। क्या सोशल मीडिया पर मजाक के पात्र बने बाइडेन? देखते हैं खास रिपोर्ट।
उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की जुबान लड़खड़ा गई। लिथुआनिया देश की राजधानी विनियस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कहकर पुकारा। हालांकि उन्हें तुरंत अपनी गलती का एहसास हो गया, जिसके बाद बाइडेन ने इसे सुधारा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि व्लादिमीर और मुझे इतना घनिष्ठ नहीं होना चाहिए। इसके बाद उन्होंने खुद को सुधारा और कहा, मिस्टर ज़ेलेंस्की और मैं इस घटना का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पियर्स मॉर्गन नामक ट्विटर यूजर्स ने भी वीडियो पोस्ट करते हुए जो बाइडेन की गलती बताई। वहीं एक ट्विटर यूजर्स ने लिखा, यह बिल्कुल अविश्वसनीय है। एक दूसरे यूजर ने लिखा कि अब इस बुजुर्ग व्यक्ति को आराम करना चाहिए। दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति का पूरा नाम व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है, वहीं रूस के राष्ट्रपति का नाम व्लादिमीर पुतिन है। दोनों के शुरुआती नाम में समानता है, जिस कारण अक्सर लोगों से चूक हो जाती है। यही बाइडेन के साथ भी हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की बढ़ती उम्र अब समस्या बनती जा रही है। पिछले महीने एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे बाइडेन मंच पर ही संतुलन खो बैठे थे और गिर गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। अडानी ग्रुप और हिंडनबर्ग मामले की सुनवाई को लंबाया गया है। अडानी ग्रुप और हिंडनबर्ग मामले की सुनवाई अब 1 महीने के बाद ही की जाएगी। क्या है मामला, देखते हैं खास रिपोर्ट अंदर की बात में। अडानी ग्रुप और हिंडनबर्ग मामले की सुनवाई अब 1 महीने बाद की जाएगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मार्केट रेगुलेटर सेबी को इस मामले में 14 अगस्त तक जांच जारी रखने की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने अपना जवाब दाखिल किया है। एक और याचिकाकर्ता जया ठाकुर के वकील वरुण ठाकुर ने कहा कि रिपोर्ट खुद कह रही है कि जांच एजेंसियां जांच में सहायता नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेबी के हलफनामे की सॉफ्ट कॉपी याचिकाकर्ताओं को दी जाए और साथ ही सॉफ्ट कॉपी कोर्ट में जमा कर यह सुनिश्चित करके इसे रिकॉर्ड पर अपलोड किया जाए। इस पर तुषार मेहता ने भरोसा दिलाया कि सबको सॉफ्ट कॉपी सुनिश्चित दी जाएगी। प्रशांत भूषण ने सेबी पर अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच को नुकसान पहुंचाने का आरोप भी लगाया। दाखिल किए गए हलफनामे में सेबी ने बताया कि वो 2016 से अडानी ग्रुप की कंपनियों की कोई जांच नहीं कर रही है और ऐसे सभी दावे तथ्यात्मक रूप से निराधार है। गौरतलब है कि अडानी ग्रुप और हिंडनबर्ग की जांच के लिए रिटायर्ड जज AM सप्रे के नेतृत्व में 6 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। ये कमेटी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च 2023 को आदेश दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। भारत और सऊदी अरब के बीच वर्षों से जारी मजबूत और बेहतर संबंधों की सराहना करते हुए अजीत डोभाल ने कहा कि यह संबंध साझा सांस्कृतिक विरासत, समान मूल्यों और आर्थिक संबंधों पर आधारित है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने OIC पर क्या साधा निशान, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति के बारे में दुष्प्रचार पर निशाना साधते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा कि यहाँ इस्लाम सहित कोई धर्म खतरे में नहीं है। इंडिया इस्लामिक सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में डोभाल ने यह बात की। उन्होंने पाकिस्तान सहित कुछ मुस्लिम देशों के इशारे पर अल्पसंख्यकों के मानव अधिकार के सवाल पर भारत की आलोचना करने वाले OIC पर निशाना साधा। भारत आतंकवाद को धर्म के नजरिए से नहीं देखता। अजीत डोभाल ने कुरान की तारीफ में कहा कि यह पवित्र ग्रंथ विविध पृष्ठभूमि के लोगों के बीच एकता और समझ के महत्व पर जोर देता है। भारत एक बेहद जिम्मेदार शक्ति है, लेकिन जब आतंक के पनाहगाहों के खिलाफ कदम उठाने की जरूरत महसूस होती है तो देश हित में आतंकवाद को खत्म करने के लिए हम किसी भी हद तक जाते हैं। भारत के अलग अलग धार्मिक समूहों के बीच इस्लाम एक अनूठा और गौरवपूर्ण स्थान रखता है। मुसलमानों की दूसरी सबसे बड़ी आजादी भारत में रहती है। भारत में रहने वाले मुसलमानों की संख्या इस्लामिक सहयोग संगठन में शामिल 33 से ज्यादा सदस्य देशों की संयुक्त आबादी के लगभग बराबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। यूक्रेन को लेकर नाटो का रुख बदलता जा रहा है। यूक्रेन की सदस्यता पर नाटो का जो नया बयान सामने आया वह काफी निराश करने वाला है। नाटो में सदस्यताकर्ता पर ज़ेलेंस्की को बड़ा झटका, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। दुनिया के सबसे बड़े सैन्य गठबंधन नाटो के यूक्रेन की सदस्यता पर सबसे बड़ा सवाल पैदा हो गया है। नाटो के रवैये ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को भी कंफ्यूजन में डाल दिया है। सदस्यता मिलने पर देरी को ज़ेलेंस्की ने बेतुका करार दिया।
नाटो ने 31 देशों वाले शिखर सम्मेलन का आयोजन लिथुआनिया की राजधानी विनियस में हो रहा है। यहाँ पर नाटो के मुखिया जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने जोर देकर कहा कि गठबंधन ने रूस को हराने की कड़वी लड़ाई में यूक्रेन का समर्थन करने के लिए कभी भी मजबूत भाषा का प्रयोग नहीं किया। दूसरी ओर एक बयान में कहा गया है कि जब सहयोगी सहमत होंगे और शर्त पूरी होगी तो ही गठबंधन में शामिल होने के लिए यूक्रेन को आमंत्रित किया जाएगा। नाटो का यहाँ रुख जेलेंस्की के लिए करारा झटका है। यूक्रेन साल 2008 से ही नाटो में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन ने यह बात मानी है कि जब तक रूस के साथ जंग जारी है तब तक उसे नाटो की सदस्यता नहीं मिल सकती है, लेकिन इसके खत्म होने के बाद जल्द से जल्द वहां इसमें शामिल होना चाहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।